वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। ये पार्ट सेकंड है डायबिटीज मेलाइटस का। तो पार्ट सेकंड में स्टार्ट कर रही हूँ मैं साइन एंड सिम्टम्स। वैसे जो पार्ट फर्स्ट है डायबिटीज मेलाइटस का, उसमें मैंने आपको डायबिटीज के टाइप्स पढ़ाए थे, उसकी डेफिनेशन बताई थी और हर एक टाइप्स के क्या कारण है, क्या उसके लक्षण पेशेंट में आते हैं और उन सब की पैथोफिजियोलॉजी हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ ली है। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट को देखना, उससे आपको पार्ट सेकंड वीडियो को अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस जो देखने को मिलते हैं। तो आपको 3 पीज इसकी याद रखने हैं कि डायबिटीज में हम 3 पी वाले सिम्टम्स पहले पढ़ते हैं, जिनको हम 3 PS कहते हैं। ओके, पहला क्या है इसमें? पॉलीयूरिया। पेशेंट को फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, उसको बार बार यूरिन आएगा। दूसरा है पॉलीडिप्सिया। पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा यहाँ थर्स्ट फील होता है, उसको ज्यादा यहाँ पर प्यास लगती है। डिप्सिया मतलब होता है प्यास लगना। एंड पॉलीफेजिया मतलब इसमें पेशेंट जो है वो बहुत सारा खाना खाना शुरू कर देगा। तो पॉलीयूरिया मतलब यूरिन पास करना, पॉलीडिप्सिया मतलब एक्सेसिव थर्स्ट होना एंड पॉलीफेजिया मीन्स इंक्रीज्ड हंगर, पेशेंट बहुत सारा खाना खाएगा। अब देखो यहाँ पर पेशेंट को बार बार यूरिन क्यों पास हो रहा है? क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट में जो शुगर है वो ब्लड वेसल्स में रहेगा तो ये जो हमारा ब्लड है ये हाइपरटोनिक है। कैसा ब्लड है? हाइपरटोनिक है। तो इसके आसपास जितनी भी सेल्स होंगी वहां से जो पानी होगा, वाटर होगा, वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, जहां पर हाइपरटोनिसिटी होती है, जहां पर ये ब्लड काफी गाढ़ा है, तो ये क्या करेगा, जितने भी आसपास जो सेल्स होते हैं उनसे पानी अपनी तरफ खींच लेगा। ओके, और ये ब्लड कहाँ जाएगा? किडनी में जाएगा। किडनी इस ब्लड को क्या करेगी? फिल्टर करेगी। ओके, अब जितना भी पानी होगा वो सारा कहाँ निकलेगा? यूरिन में निकलेगा। उस यूरिन में कई बार जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, शुगर है, वो भी निकल जाता है। तो पेशेंट को बार बार यहाँ यूरिनेशन क्यों पास हो रहा है? क्योंकि ब्लड हाइपरटोनिक स्टेट में है। ओके, तो जो ब्लड वेसल्स है वो आसपास के सेल से क्या करेगी? पानी को खींच लेगी और यही ब्लड फिर कहाँ जाएगा? किडनी में जाएगा। किडनी इस ब्लड को फिल्टर करेगी और जो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी में है उसको बाहर निकाल देगी। तो इस तरह से पेशेंट को यहाँ बार बार यूरिन पास होगा। ठीक है, अगर पेशेंट की बॉडी से वाटर जो है लगातार लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट को यहाँ पर काफी थर्स्ट फील होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन, बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जाएगी क्योंकि पेशेंट बार बार यूरिन पास कर रहा है, जिसकी वजह से उसे बार बार यहाँ पर प्यास लगेगी, जिसे हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। और पॉलीफेजिया यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना भी शुगर है, ग्लूकोज है, वो हमारे ब्लड में है। ठीक है, वो जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल तक नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए वहां एनर्जी नहीं बन रही है। तो बॉडी, ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल भी ग्लूकोज नहीं है, बिल्कुल भी फूड नहीं है। इससे पेशेंट क्या करेगा? बार बार खाना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये 3 P होते हैं जो डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटस जो है वो पूरी बॉडी को ही यहाँ पर अफेक्ट करती है। तो जनरल सिम्टम्स पेशेंट में कौन कौन से देखने को मिलते हैं? पहला है फैटीग। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर एनर्जी नहीं बन पा रही है, बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो पेशेंट को दिन भर यहाँ थकावट फील होगी, उसे लगातार यहाँ पर वीकनेस यहाँ पर लगेगी क्योंकि जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए पेशेंट को यहाँ पर फैटीग की कंडीशन रहेगी, उसे हर टाइम यहाँ पर वीकनेस होगा। फिर है ब्लर्ड विजन। पेशेंट की जो आंखें हैं उसमें उसको धुंधलापन दिखाई देना। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन होना। ये क्यों होता है? क्योंकि जो भी जितना भी गाढ़ा ब्लड है वो हमारी आईज की जो नर्व्स है वहां भी सर्कुलेट कर रही है। ओके, और आईज में जो पतली पतली नर्व्स होती है, अगर वहां शुगर वाला ब्लड जाएगा तो वो हमारी नर्व को वहां डैमेज करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन होती है, उसको धुंधला दिखाई देता है। जो रेटिना है और जो आईज के लेंस है उसके आगे एक व्हाइट सी परत यहाँ जम जाएगी। फिर है वेट लॉस। वेट लॉस हमको सिर्फ टाइप 1 में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो टाइप 1 डायबिटीज है वो जो फिट लोग हैं और जो पतले लोग हैं, खासकर एडोलेसेंट एज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम खासकर यंग पीपल्स की बात कर रहे हैं, वो उनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर टाइप 1 में पेशेंट को वेट लॉस रहेगा। जबकि इससे क्या होगा? ड्यू टू फैट एंड मसल्स ब्रेकडाउन। ऐसा क्यों होता है टाइप 1 में? क्योंकि बॉडी में जो सेल्स है वहां ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो फैट और मसल्स का ब्रेकडाउन करना शुरू कर देती है। तो टाइप 1 की कंडीशन में हमें पेशेंट के अंदर वेट लॉस देखने को मिलेगा।
और वेट गेन हमें कहाँ मिलेगा? टाइप 2 डायबिटीज में 90% लोगों को यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज की कंडीशन होती है। तो वेट गेन खासकर हमको कहाँ देखने को मिलेगा? टाइप 2 डायबिटीज में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुका है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है। जो इंसुलिन है वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है शुगर को लेके, इसीलिए एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो सारा शुगर कहाँ रहेगा? ब्लड में रहेगा। तो यहाँ पर वेट गेन की कंडीशन आएगी। अब क्या होगा? अब बॉडी में इंफेक्शन होगा। अगर किसी को शुगर है, काफी सारा ब्लड में शुगर पड़ा है, उसको डायबिटीज है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो काफी गाढ़ा हो चुका है, ठीक है, उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। जहां पर भी शुगर कंटेंट ज्यादा होगा वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इन्फेक्शन लगने का ज्यादा रिस्क है, ठीक है, वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होगा। तो यहाँ पर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में भी आएगा, क्योंकि जो पूरी बॉडी में ब्लड है उसमें क्या मौजूद है? ग्लूकोज है, शुगर है, इसलिए पेशेंट को यहाँ पर इन्फेक्शन भी होगा। पहला क्या है? पेशेंट के अंदर अलग अलग तरीके की स्किन इन्फेक्शन देखने को मिलेगी। दूसरा क्या है? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई में इन्फेक्शन होना, ओके। जब यूरिन पास करते हैं तो उस टाइम पेन होना, वहां पर इचिंग होना, उसी को बोलते हैं यूटीआई इन्फेक्शन। फिर है पेशेंट को जेनेटाइल ऑर्गन्स में या फिर जेनेटाइल एरिया में फंगस इन्फेक्शन होना, वहां पर इचिंग होना, वहां पर इन्फ्लामेशन होना, ठीक है। फिर है इसके अलावा डिले वुंड हीलिंग। जो भी डायबिटीज के पेशेंट है, अगर उनको कहीं पर कट लगता है, कहीं पर घाव बनता है, तो उस घाव को ठीक होने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इतना गाढ़ा ब्लड है, वो बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, और उस ब्लड में शुगर का अमाउंट ज्यादा है, जिसकी वजह से वो वुंड को जल्दी हील नहीं कर पाएगा। तो डायबिटीज के लोगों में जब भी चोट वगैरह लगती है या कोई वुंड होता है, तो उसको हील होने में काफी लंबा टाइम लगता है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन की कमी हो रही है, ठीक है, सारा का सारा वो यूरिन पास कर रहा है, तो जिससे उसकी स्किन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो स्किन का एक मॉइस्चर है, वो नहीं रहेगा, वो अपने स्किन टर्गर को लॉस कर देगा। अब इसके अलावा पेशेंट के अंदर हमको नर्वस सिस्टम में भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा ब्लड हमारे कहाँ जा रहा है? पूरी बॉडी में जा रहा है। तो इसके अलावा पेशेंट को यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसको टिंगलिंग टिंगलिंग फील होगा, उसको नमनेस फील होगा, ठीक है। क्यों? हाथ पैरों में जैसे चींटी जैसा काटना, उसको बोलते हैं टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है। तो डायबिटीज के पेशेंट कई बार बोलते हैं कि हमारी उंगलियों में या पैर की उंगलियों में क्या हो रहा है? टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, या फिर नमनेस फील हो रही है, क्योंकि जो वहाँ के नर्व वगैरह है वो वहाँ पर डैमेज हो चुकी है, इसीलिए वहाँ पेशेंट को लगता है जैसे कोई चींटी जैसा काट रहा हो। इसके अलावा कंफ्यूजन रहेगा, पेशेंट डिमेंशिया की कंडीशन में जा सकता है। डिमेंशिया कौन सा कंडीशन है? अल्जाइमर डिजीज का फॉर्म है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो चीजें आसपास रखने के बाद भूल जाता है, उसको बोलते हैं डिमेंशिया। उसकी जो नर्व है वो डैमेज हो जाएंगी, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा। इसके अलावा स्किन के अंदर हमें कौन कौन से यहाँ पर लक्षण देखने को मिलेंगे? पेशेंट के अंदर डार्क पैचेस होंगे। ये डार्क पैचेस कहाँ देखने को मिलेंगे? नेक एरिया में देखने को मिलेंगे, या आर्म पिट के एरिया में उसके डार्क ब्लैक जो पैचेस है, धब्बे हैं, वो देखने को मिलेंगे। उसका जो माउथ है वो हमेशा ड्राई रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन हमेशा ड्राई रहेगा, उसको माउथ में ड्राइनेस फील होगी। इसके अलावा उसकी जो स्किन है वो हमेशा वार्म रहेगी, ड्राई होगी, ठीक है, रूखी सूखी जो उसकी स्किन है वो रहेगी, क्योंकि बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट है और जो वाटर है वो सारा यूरिन में पास हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? स्किन जो टर्गर है वो खो देगा, उसकी स्किन हमेशा ड्राई रहेगी, वार्म रहेगी, ये इसके साइन है। इसके अलावा हमारी जो बॉडी की जो बड़ी वाली ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, उनमें भी इफेक्ट आएगा। अगर छोटी वाली ब्लड वेसल्स में इफेक्ट आएगा तो उससे क्या होगा? रेटिनोपैथी, आईज के डिसऑर्डर आएंगे, ठीक है। नेफ्रोपैथी, जो हमारा किडनी में जो नेफ्रॉन्स है उनका डैमेज होगा। न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी क्या होता है? हमारी जितने भी नर्व्स वगैरह है उनका डैमेज होगा। इसके अलावा जो बड़ी वाली ब्लड वेसल्स होती है बॉडी में, उसका भी डिसऑर्डर होगा। पहला क्या है? रैपिड वीक पल्स, कई बार पेशेंट की हार्ट बीट एकदम बढ़ जाएगी, कई बार लो हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट का जो बीपी है वो हमेशा कम रहेगा, हाइपोटेंशन में रहेगा। एथरोस्क्लेरोसिस, एथरोस्क्लेरोसिस कौन सी कंडीशन होती है? जब हमारी हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, ठीक है, उसमें यहाँ पर प्लेक का फॉर्मेशन होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर यहाँ पर आ जाएगा इस कोरोनरी आर्टरी में, तो जो ब्लड पहले यहाँ पर फ्लो हो पा रहा था वो अच्छे से यहाँ पर फ्लो नहीं हो पाएगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं एथरोस्क्लेरोसिस। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे ब्लड में शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा है,
तो जब बहुत लंबे टाइम तक सालों साल यहाँ पर जो ये ब्लड वाला जो ब्लड है जिसमें शुगर है वो अगर यहाँ इन पतली ब्लड वेसल से यहाँ फ्लो करेगा तो बहुत सारा जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज है वो ब्लॉक होनी यहाँ शुरू हो जाएगी, जिससे पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन रहेगी। अगर पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस रहेगा तो उसके बाद पेशेंट को क्या होगा, मायोकार्डियल इंफेक्शन होगा, जिसको कि हम बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो आगे फ्यूचर में पेशेंट को हार्ट अटैक की कंडीशन आ सकती है। इसके अलावा जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है वो सारी पेशेंट को रहेंगी। इसके अलावा पेशेंट को ब्रेन में स्ट्रोक वगैरह यहाँ बन सकता है, और क्योंकि किडनी क्या कर रही है, लगातार ब्लड को फिल्टर कर रही है। अब ब्लड में क्या है, बहुत सारा ग्लूकोज शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ब्लड में बहुत सारा शुगर है, इसीलिए किडनी क्या करेगी, एक टाइम बाद अपना काम करना बंद कर देगी, किडनी फेलियर हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम डायबिटीज के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर इस डिजीज को हम टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो कौन कौन से यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। पहला है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये मैंने पढ़ाया था टाइप फर्स्ट ऑफ डायबिटीज में, क्योंकि टाइप फर्स्ट ऑफ डायबिटीज में क्या होता है, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि जितना भी बॉडी में फैट है, प्रोटीन है, उसको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है। जब भी बॉडी में फैट एंड प्रोटीन टूटेगा तो उससे क्या निकलेंगे, उससे कीटोन बॉडीज निकलेंगी। ठीक है, और पेशेंट को कीटो एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी। इसका आप इसको कैसे पहचानोगे कि पेशेंट बोलेगा कि मुझे माउथ से एक फ्रूटी स्मेल आ रही है। ठीक है, अगर पेशेंट को माउथ से फ्रूटी स्मेल आती है, दैट इज नोन एज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ये एक बहुत ही बड़ी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। फिर आते हैं हम हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। इसमें क्या होता है, जो ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है वो अधिक हो चुकी है। ठीक है, ब्लड यहाँ पर काफी गाढ़ा हो जाएगा और वो अच्छे से बॉडी में फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर है हाइपोग्लाइसीमिया। कई बार अगर पेशेंट को ट्रीट करने के चक्कर में हम उसको बहुत सारा इंसुलिन दे रहे हैं, या डायबिटीज का जो पेशेंट है उसको हम हमेशा कम एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज पे हमें ध्यान रखना होता है। अगर पेशेंट यहाँ पर हैवी एक्सरसाइज करता है डायबिटीज वाला, तो कई बार उसको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन भी हो सकती है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है, फिर है यहाँ पर माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में है उनमें कॉम्प्लिकेशंस आना। जैसे हमने पढ़ा था अभी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, आइस के जितने भी डिसऑर्डर होंगे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, नेफ्रॉन्स जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स है उनका यूरिन में आना, क्योंकि जो किडनी है वो अच्छे से प्रोटीन को फिल्टर नहीं कर पाएगी ब्लड से, और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है वो भी पेशेंट के यूरिन में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा न्यूरोपैथी, जितने भी नर्व्स वगैरह बॉडी में है वो सारी यहाँ पर डैमेज होनी शुरू हो जाएगी, जिससे पेशेंट को सेंसेशन जो है बॉडी में वो कम हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट को महसूस होना कम हो जाएगा, वो चीजों को अच्छे से फील नहीं कर पाएगा। दैट इज नॉन एज न्यूरोपैथी। फिर हमने पढ़ा था माइक्रोवास्कुलर, जो बड़ी बड़ी वेसल्स है उनमें भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि पेशेंट को हार्ट डिजीज होना, ब्रेन स्ट्रोक आना। ठीक है, तो ये थे यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स डायबिटीज के। इसके अलावा डायबिटिक फुट बहुत ही कॉमन है, कि जो फुट है उसमें पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, वो पूरा ब्लैक पड़ जाता है। अब ज्यादातर डायबिटीज वाले पेशेंट में हमेशा फुट से ही मतलब बीमारी क्यों फैलती है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण जो ब्लड है वो ज्यादा कहाँ पुल होगा, हमारे पैरों में पुल होगा। ठीक है, ग्रेविटी के कारण जो ब्लड है वो ज्यादातर कहाँ आएगा, हमारे पैरों में आएगा। बट उस ब्लड में हाई कंसंट्रेशन में क्या है, शुगर है, तो जिससे वो शुगर क्या करेगा, धीरे धीरे हमारे फुट को डैमेज करना शुरू कर देगा। और कई बार पेशेंट का जो फुट है वो इतना ज्यादा डैमेज हो जाएगा, वहां इतना इन्फेक्शन फैल जाएगा कि उसको एम्पुटेशन करना पड़ सकता है। व्हाट इज एम्पुटेशन? एम्पुटेशन क्या होता है कि जब हम बॉडी के किसी पार्ट को कट करके अलग निकाल देते हैं, उससे हम बोलते हैं एम्पुटेशन। ठीक है, अगर बॉडी का कोई पार्ट खराब हो चुका है, उसकी वजह से और भी पार्ट खराब हो सकते हैं, तो उस वाले पार्ट को जिसमें इन्फेक्शन हुआ है, जिसमें गैंग्रीन हुआ है, उसको हम बोलते हैं गैंग्रीन। ठीक है, जब बॉडी का कोई पार्ट सड़ गया हो या गल गया हो, उसको कट करके हम अलग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्पुटेशन। तो डायबिटिक फुट यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट की बॉडी में क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, उसको स्किन में इन्फेक्शन होगा, यूटीआई में इन्फेक्शन होगा और फंगल इन्फेक्शन होगा। अब हम देख लेते हैं इसके डायग्नोसिस। ठीक है, तो किस तरह से डायबिटीज की हम यहाँ पर जांच करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन टेस्ट है डायबिटीज में वो है फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसको हम बोलते हैं FBS। इसके नाम में क्या आ रहा, फास्टिंग, मतलब कि पेशेंट को 8 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, वैसे भी रात को जब हम डिनर करते हैं तो पूरी नाइट में हम खाली पेट रहते हैं। ठीक है, तो प्रिफरली इस टेस्ट को हम कब करते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे करते हैं। ठीक है, तो सुबह का जो सैंपल होता है सबसे बेस्ट होता है
क्योंकि इसमें पेशेंट ने रात भर क्या की होती है, 8 घंटे की फास्टिंग की होती है। ज्यादातर लोग 9 या 10 बजे तक डिनर को कर लेते हैं, उसके बाद वो रात को सो जाते हैं और वो 8 घंटे उनका पूरा फास्ट होता है। तो अर्ली मॉर्निंग में टेस्ट सबसे अच्छा होता है, जिसको हम बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर इसमें पेशेंट की जो ब्लड शुगर लेवल है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आती है, 100 से कम है फास्टिंग ब्लड शुगर, इट मीन्स वह नॉर्मल पर्सन है, हेल्दी पर्सन है। प्री डायबिटीज मतलब उसको डायबिटीज अभी हुआ नहीं है, बट अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं कराया या प्रिकॉशन नहीं ले तो आगे चल के फ्यूचर में उसको डायबिटीज होगा। ठीक है, तो प्री डायबिटीज कौन सी कंडीशन है कि जब पेशेंट को चांसेस होते हैं कि उसको आगे चल के डायबिटीज हो सकती है, उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन। तो उसका रेंज क्या है यहाँ पर, 100 से लेकर 125 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, और डायबिटीज हम कब बोलेंगे, जब फास्टिंग ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है वो 126 mg पर डेसीलीटर से ऊपर होगा। ठीक है, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 mg भी है, इट मीन्स उसको डायबिटीज है। ठीक है, या फिर 126 से ऊपर है, तब भी उसको हम डायबिटीज कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टेस्ट है, पोस्ट पेरेंडियल। पेरेंडियल मतलब जब हमने खाना खा लिया, पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है, तो खाना खाने के बाद पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, जिसको हम बोलते हैं पीपीबीएस, ये हम कब करते हैं, सपोज पेशेंट ने खाना खाया है उसके 2 घंटे बाद। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल जो हम खाना लेते हैं उसके डाइजेशन में, जो भी हम वेजिटेरियन खाना लेते हैं उसके डाइजेशन में कम से कम 2-3 घंटे का टाइम लगता है। तो 2-3 घंटे के बाद जो हम शुगर करते हैं पेशेंट का, उसको बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल। ठीक है, तो ये हम शुगर कब करेंगे, जब पेशेंट ने खाना खा लिया है उसके 2 घंटे बाद करेंगे। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है, 140 mg पर डेसीलीटर से कम आनी चाहिए। प्री डायबिटीज की कंडीशन में कितनी आएगी, 140 से लेकर 199 mg पर डेसीलीटर आएगी। और डायबिटीज की कंडीशन में कितनी आएगी, 200 से ऊपर, मतलब 200 से ऊपर आएगी या 200 के बराबर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मैंने रेंजेस लिखी है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं रैंडम। रैंडम से मतलब कभी भी कर लो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस टाइम पे खाना खाया है। ठीक है, रैंडम, इसका नाम ही क्या है, रैंडम ब्लड शुगर, मतलब इसको आप कभी भी करा सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन यू ईट। ठीक है, a level of 200 mg पर DL और हायर सजेस्ट डायबिटीज। इसमें क्या है कि अगर शुगर लेवल 200 से ऊपर आता है, 200 mg से ऊपर आता है या 200 के बराबर आता है, इसका मतलब आपको क्या है, शुगर की, डायबिटीज की बीमारी है। ठीक है, तो रैंडम मतलब इसको आप कभी भी कर लो, किसी भी टाइम पे, मॉर्निंग में करो खाना खाने के बाद, या आफ्टरनून में करो या नाइट में करो। ठीक है, इसका नाम क्या है, रैंडम ब्लड शुगर। नेक्स्ट टेस्ट यहाँ पर क्या है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट को हम हॉस्पिटल में ही करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ओरली हम पेशेंट को यहाँ पर ग्लूकोज दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम 75 ग्राम जो ग्लूकोज है उसको पानी में घोल देंगे। ठीक है, 75 ग्राम ग्लूकोज को हमने पानी में घोल दिया है, इसको हम पेशेंट को पीने के लिए दे देंगे। अगर पेशेंट ने इसको पी लिया है, उसके 2 घंटे के बाद हम इस टेस्ट को करेंगे। ठीक है, तो इस टेस्ट को मेनली हम कहाँ करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर ही करते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं पीने के लिए, और उसके 2 घंटे के बाद हम ये टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, इसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 140 से कम। ठीक है, 140 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। प्री डायबिटीज की कंडीशन में कितनी आएगी, 140 से लेकर 199 mg पर DL आएगी। और डायबिटीज जिनको होता है उनका 200 से ऊपर आएगा या 200 के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम टेस्ट पढ़ रहे हैं HbA1c। HbA1c को हम बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट का 2-3 महीने का पहले का शुगर हम बता रहे हैं, मतलब 3 महीने उसके ब्लड में कितना शुगर था वो हम इसमें बता रहे हैं। रिफ्लेक्ट्स एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर द लास्ट 2-3 मंथ। ठीक है, मतलब जिसका हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितना शुगर जो है वो स्टोर हुआ है। ठीक है, जो हमारे हीमोग्लोबिन है उसके अंदर कितना शुगर स्टोर हुआ है उसको बोलते हैं हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। या फिर आप सिंपली इसको बोल सकते हो कि पेशेंट का 2-3 महीने का पहले का पुराना, जो 3 महीने जो बीत चुके हैं ना, उसका हम शुगर यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, लेस देन 5.7% से कम होनी चाहिए। प्री डायबिटीज की कंडीशन में 5.7 से लेकर 6.4% होगी, और डायबिटीज की कंडीशन में कितनी आएगी, 6.5 से ऊपर आएगी। इसके अलावा हम टेस्ट करते हैं यूरिन कीटोन टेस्ट, क्योंकि मैंने कहा था टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, बॉडी से कीटोन, यूरिन में कीटोन निकलेगा। ठीक है, अब यूरिन में कीटोन निकलेगा तो उसके लिए टेस्ट होता है जिसमें हम पेशेंट को यूरिन सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, और उसके यूरिन में हम एक स्ट्रिप होती है उसको डिप करेंगे।
अगर उस स्ट्रिप का कलर, हमारे पास एक चार्ट होता है उसमें हमें उसे मैच करना होता है, ठीक है। तो अगर बिल्कुल डार्क इसमें कलर आता है, इट मीन्स पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो यहाँ पर यूरिन डिप टेस्ट हम करते हैं एक टेस्ट पेपर की हेल्प से। पेशेंट का यूरिन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हम यूरिन पास करते हैं उसमें इन्फेक्शन होता है, आसपास के बैक्टीरिया लगते हैं, उसको हम, पेशेंट को बोलते हैं उसको बाहर ऐसे निकाल देना है। जो मिड यूरिन है उसको हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उस मिड यूरिन में हम क्या करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि पेशेंट की यूरिन में कीटोन बॉडीज है या फिर नहीं है। तो यूरिन कीटोन टेस्ट चेक्स इफ कीटोन्स आर प्रेजेंट इन यूरिन बाय डिप टेस्ट, ठीक है। एक स्ट्रिप लेके हम यूरिन में डालेंगे और उसको हम चार्ट से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर बहुत ही गाढ़ा आता है, इट मीन्स पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। एक आता है A1C टेस्ट, ठीक है। A1C टेस्ट भी क्या है, ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा चुका है। HbA1c को हम A1C टेस्ट ही बोलते हैं, जिसमें कि हम 3 महीने पहले का शुगर जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट कि किस तरह से डायबिटीज को यहाँ पर हम ट्रीट करते हैं। तो 3 तरह से डायबिटीज का ट्रीटमेंट होता है। पहला है इंसुलिन थेरेपी। टाइप 1 डायबिटीज जिन लोगों को होता है उनको पूरी लाइफ टाइम के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन यहाँ पर लेने पड़ते हैं। दूसरा क्या है, ओरल मेडिकेशन, कुछ दवाइयों से हम उसको ट्रीट करेंगे। और तीसरा क्या है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना, ठीक है। अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मैनेज करना, किस तरह से आप खाना खा रहे हो, किस तरह से आप डेली एक्टिविटी कर रहे हो, वो भी इसमें मैटर करता है। तो पहला हम पढ़ लेते हैं कि इंसुलिन थेरेपी क्या होती है। पेशेंट को कितने तरीके की यहाँ पर इंसुलिन होती है जो पेशेंट लेता है। तो पहली इंसुलिन कौन सी, यहाँ पर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इसका नाम ही क्या है, रैपिड। इसका मतलब ये बहुत जल्दी काम करेगा, ओके। तो टाइप ऑफ इंसुलिन दैट वर्क्स वेरी क्विकली टू कंट्रोल ब्लड शुगर आफ्टर मील्स, ठीक है। तो जैसे ही हमने खाना खाया उसके बाद अचानक से पेशेंट का ब्लड शुगर ना बढ़े, उसको तुरंत ही हमें कंट्रोल करना है। उसके लिए हम कौन सा इंसुलिन देंगे, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। ये इंसुलिन बहुत ही जल्दी, वेरी क्विकली ये काम करेगा और ये तुरंत ही खाना खाने के बाद क्या करेगा, मील्स को कंट्रोल कर लेगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल है इंसुलिन जो लिस्प्रो मार्केट में आता है, इंसुलिन एस्पार्ट होता है, इंसुलिन ग्लूलाइसिन, ये कुछ यहाँ पर इंसुलिन के एग्जांपल है। इसका नाम रैपिड क्यों रखा है, क्योंकि ये इंसुलिन बहुत जल्दी काम करता है, तुरंत ही अपना एक्शन दिखाएगा, स्टार्ट वर्किंग करना शुरू कर देगा, तुरंत अपना एक्शन दिखाएगा, ठीक है। इसका ऑनसेट क्या है, मतलब जैसे ही बॉडी में डाला उसके 10 से 15 मिनट के बाद ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। पीक मतलब ये हमारी बॉडी में हाईएस्ट अमाउंट में कब रहेगा, 1 से 2 घंटे के बाद ये हमारी बॉडी में इसका अमाउंट जो होगा वो हाईएस्ट रेंज में होगा। और कम से कम ये पेशेंट की बॉडी में 3 से 5 घंटे के लिए काम करेगा। 3 to 5 आवर्स का ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन कितना है, 3 to 5 आवर्स। और तुरंत ही अपना असर दिखाएगा। इसका ऑनसेट क्या है, 10 से 15 मिनट में अपना असर दिखाएगा। पीक हमारी बॉडी में हाईएस्ट लेवल पे ये 1 से 2 घंटे तक रहेगा। और ड्यूरेशन क्या है, मतलब कब तक ये हमको हेल्प करेगा, 3 से 5 घंटे तक हमारी बॉडी में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। इस वाले इंसुलिन को, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को हम पेशेंट में कब देते हैं, गिवन जस्ट बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले। सपोज पेशेंट ब्रेकफास्ट ले रहा है तो उससे पहले आपको रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देनी है, या फिर वो लंच कर रहा है तो उससे पहले देना है, मतलब मील से पहले देना है, खाना खाने से पहले इंसुलिन लगाना है। सो दैट इट कैन कंट्रोल ब्लड शुगर आफ्टर पोस्ट मील, ताकि अचानक से पेशेंट का जो ग्लूकोज है, शुगर है, वो ब्लड में ना बढ़े, उसको रोकने के लिए, ठीक है। इसको हम कई बार, इस वाले जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, इसको हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कई बार इसको हम किसके साथ यूज करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के साथ यूज करते हैं। ऑलवेज ईट आफ्टर टेकिंग इंसुलिन, डू नॉट स्किप मील्स। और पेशेंट को हमेशा ये बताना है कि आपको इंसुलिन लग चुका है, अब आपको खाना खाना है, ठीक है। अगर पेशेंट ने अपनी मील स्किप कर दी है और उसकी बॉडी में आपने इंसुलिन डाल चुका है, पेशेंट ने खाना नहीं खाया है, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में पहुंच सकता है। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल अचानक से बॉडी में कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर क्या चला चुका है, इंसुलिन जा चुका है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लगाओ तो पेशेंट को आपको तुरंत ही खाना खिलाना है, ओके। इसके बाद आते हैं शॉर्ट एक्टिंग। इन सब के नाम से पता लग रहा है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को हम रेगुलर इंसुलिन के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि इसका नाम है शॉर्ट एक्टिंग। इट वर्क स्लोअर देन रैपिड, ये रैपिड से थोड़ा स्लो काम करेगा, ठीक है, स्लोली स्लोली बॉडी में काम करेगा, बट स्टिल कंट्रोल्स ब्लड शुगर आफ्टर मील्स। बट तभी भी ये क्या करेगा, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल कर देगा। खाना खाने के बाद ये ब्लड शुगर को नहीं बढ़ने देगा। इसका जो एक्शन है वो काफी स्लो है, ठीक है, ये स्लोली स्लोली काम करेगा, एकदम से काम नहीं करेगा।
इसका दूसरा नाम कौन सा है, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, उसका नाम है रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि यूमोलिन आर, जितने भी इंसुलिन है उन सबके पीछे आर आर लगा होगा ना, तो वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, वो रेगुलर इंसुलिन है। ठीक है, जैसे कि यूमोलिन आर हो गया, नोवोलिन आर हो गया। ऑनसेट, ये कब अपना एक्शन करना शुरू कर देगा, स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, इसका ऑनसेट क्या है, 30 से लेकर 60 मिनट, 30 to 60 मिनट में, ये 30 to 60 मिनट लेता है अपने एक्शन को करने में। ठीक है, काम को करने में। पीक, हमारी बॉडी में ये वाला इंसुलिन हाईएस्ट लेवल पे कब रहेगा, 2 से 4 घंटे तक रहेगा, और ड्यूरेशन कम से कम 5 से लेकर 8 घंटे तक की हमारी बॉडी में काम करेगा। अब आते हैं हम इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, न्यूट्रल, इसको हम बोलते हैं एक और नाम से एनपीएच। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन को हम एनपीएच ही बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है न्यूट्रल प्रोटामिन होगिड्रोन। न्यूट्रल प्रोटामिन होगिड्रोन, एग्जाम्पल इनके पीछे लगेगा यूमोलिन एन, नोवोलिन एन। ठीक है, इसको हम कब देंगे, बीच में देंगे। जैसे पेशेंट ने सुबह का ब्रेकफास्ट किया, अब वो लंच करने वाला है, तो उसके मिड में देंगे पेशेंट को, इसलिए इसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटरमीडिएट नाम कैसे पड़ा, अगर पेशेंट ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब वो लंच करने वाला है, तो उसके बीच में देंगे, फिर लंच और डिनर के बीच में देंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, यूमोलिन एन, इन सब के पीछे जिन भी इंसुलिन के पीछे एन एन लग रहा है वो सारे क्या है, इंटरमीडिएट है। यूमोलिन एन एन, नोवोलिन एन। ये अपना स्टार्ट, अपना एक्शन कब करना शुरू कर देगा, 1 से 2 घंटे में अपना एक्शन करना शुरू कर देगा। हमारी बॉडी में पीक लेवल पे ये रहेगा 4 से 12 घंटे तक, और ड्यूरेशन कम से कम ये हमको आराम देगा, 12 से लेकर 18 घंटे तक बॉडी में काम करेगा, तो इसका ड्यूरेशन काफी लंबा है, 12 से 18 घंटे। ये एक्शन तो बहुत स्लो कर रहा है। ठीक है, आप एक चीज नोट करना, इसका ऑनसेट क्या है, 1 से 2 घंटा है, मतलब स्टार्ट होने में बहुत टाइम ले रहा है, 1 से 2 घंटा ले रहा है स्टार्ट होने में। ठीक है, जो इसकी स्टार्टिंग है वो 1 से 2 घंटा है, मतलब ये बहुत स्लो स्लो काम कर रहा है, बट इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है। इसका इफेक्ट क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है, बॉडी को काफी आराम देगा, गिवन इन बिटवीन मील्स और एट नाइट। ठीक है, मील्स के हम बीच में इसको देते हैं, या फिर नाइट में आप इसको देते हैं इस इंसुलिन को, क्योंकि इसका एक्शन क्या है, बहुत स्लो है। अब आते हैं हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, नाम में पता लग रहा है लॉन्ग एक्टिंग। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूस बेसल इंसुलिन फॉर लॉन्ग टाइम, ये लगातार हमारी बॉडी में धीरे धीरे इंसुलिन रिलीज करता रहेगा एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, जैसा कि इसका नाम है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। मतलब ये एक्शन कंटिन्यू, ये जो इंसुलिन है ये लगातार हमारी बॉडी में आता रहेगा और लंबे टाइम तक बॉडी में रहेगा। इट कीप्स ब्लड शुगर स्टेबल थ्रू आउट द डे एंड नाइट, मतलब पूरे दिन भर पेशेंट को इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पेशेंट ने एक बार ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ले लिया है तो पूरे डे टाइम में उसको इसकी इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर पेशेंट ने नाइट में एक बार ले लिया है तो उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है इंसुलिन ग्लेरगाइन एंड डिटरमाइर। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, इंसुलिन ग्लेरगाइन एंड डिटरमायर। इसका ऑनसेट क्या है, 1 से 2 घंटे में ये स्टार्ट अपना एक्शन करता है, और इसका स्टडी एक्शन होगा, मतलब इसका पीक लगातार बढ़ता रहेगा बॉडी में। ओके, इसकी ड्यूरेशन क्या है, 20 से लेकर 24 घंटे, मतलब अगर आपने एक टाइम भी इसको लगा लिया है तो पूरे दिन में और पूरे रात में आपको इंसुलिन की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 24 आवर्स तक ये बॉडी में रहेगा, इसका ड्यूरेशन रहेगा, सिर्फ आपको इसको एक टाइम लगाना है, यूजुअली वंस डेली, हमेशा दिन में बस एक बार लगाना है। ठीक है, या और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जिस टाइम पेशेंट को आप इंसुलिन देते हो हमेशा रेगुलर आपको उसी टाइम पे इंसुलिन देना है। ठीक है, और हर इंसुलिन के पीछे इसके कुछ लिखे हैं, प्रिकॉशंस लिखे हैं, कि मतलब अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, या फिर उसको कोई हार्ट डिजीज की कंडीशन है, या उसका बीपी बढ़ा हुआ है, तो आपको कौन सी इंसुलिन देनी है, कैसे देनी है, वो हर एक ड्रग, हर एक मेडिकेशन के पीछे लिखा होता है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, बता देती हूँ। जब भी आप पेशेंट को इंसुलिन देते हो तो हमेशा एक तो हम इंसुलिन कहाँ पर देते हैं, पेट वाले एरिया में। ठीक है, जहाँ पर हमारा नेवल कैविटी है उसके आसपास देते हैं, एब्डोमेन में। ठीक है, दूसरा हम पेशेंट को कहाँ पर देते हैं इंसुलिन, उसके थाइस में देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर फैट का अमाउंट ज्यादा है। जब भी हम इंसुलिन देंगे तो उस जगह को हम रोटेट करेंगे। सपोज आप पेशेंट के एब्डोमेन में यहाँ पर इंसुलिन दे रहे हो, ठीक है, अगर आपने एक दिन राइट में इंसुलिन दिया है तो दूसरी बार आपको उसके लेफ्ट साइड में इंसुलिन देना है। अगर उसके आपने अपर एब्डोमेन में दिया है तो नेक्स्ट डे आपको उसके लोअर एब्डोमेन में देना है, क्योंकि अगर आप पेशेंट के लगातार एक ही जगह प्रिक करोगे तो उसको वहां पर घाव बनने शुरू हो जाएंगे।
ठीक है। तो एक मतलब इंसुलिन की साइट को सिंपली आपको रोटेट करना है। दूसरा, जो भी आप पेशेंट को इंसुलिन लगाते हो हमेशा सिरिंज को 90 डिग्री एंगल में पकड़ना है, ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने पेंसिल पकड़ी है 90 डिग्री एंगल में। और जहां पर भी आप इंसुलिन को दे रहे हो वहां पर आपको फैट के जो टिश्यू है, जो स्किन है, उसको हमेशा ऐसे उठाना ऊपर के लिए, ठीक है, पिंच करना ऊपर के लिए। और जब सबक्यूटेनियस फैट, जब बहुत सारा यहाँ पर फैट है तो आप उसको 90 डिग्री में दो। अगर कोई दुबला पतला पेशेंट है तो उसको उसकी स्किन को आपने इस तरह से पिंच करना है और फिर 90 डिग्री में आप इंजेक्शन नहीं लगाओगे। कैसे लगाओगे? 45 डिग्री में, ठीक है। सबक्यूटेनियस फैट अगर पेशेंट पतला है तो आपको इंजेक्शन कैसे देना है इंसुलिन का? 45 डिग्री एंगल में देना है, ठीक है। अगर पेशेंट फैटी है, ठीक है, उसकी स्किन अच्छी है तो स्किन को हमेशा पिंच करके और इस तरह से 90 डिग्री एंगल में देना है, ओके। अब हम पढ़ लेते हैं इसके ओरल मेडिकेशन। खासकर टाइप 1 डायबिटीज में हम पेशेंट का ट्रीटमेंट सिर्फ इंसुलिन से करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? पेशेंट को ओरल मेडिकेशन। जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें हमें इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो हम पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोल सकते हैं और उसको ओरल हम मेडिकेशन, ओरल दवाइयां दे सकते हैं। ओरल ड्रग्स आर मेनली यूज्ड इन टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में होता है, जबकि टाइप 1 डायबिटीज में पेशेंट को लाइफ टाइम के लिए इंसुलिन ही लेना है, वो इंसुलिन पे लगातार यहाँ पर डिपेंडेंट है। बल्कि जबकि टाइप 2 डायबिटीज में क्या है, पेशेंट को सिर्फ यहाँ पर ओरल ड्रग्स ही देनी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये ड्रग्स क्या काम करती है? अलग अलग तरीके से काम करती है, ये मेडिसिन अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन ड्रग जो हर पेशेंट को देते हैं टाइप 2 डायबिटीज वाले को, वो है ब्यूगेनाइड्स। ब्यूगेनाइड्स कौन सी ड्रग्स होती है? इसका एग्जाम्पल है मेटफॉर्मिन। सबसे कॉमन ड्रग जो मार्केट में बिकती है दैट इज मेटफॉर्मिन, ठीक है। ब्यूगेनाइड्स का क्या एग्जाम्पल है? मेटफॉर्मिन। इट वर्क्स बाय लोअरिंग ग्लूकोज प्रोडक्शन लीवर। ये जो लीवर है ना, क्योंकि लीवर में क्या हो रहा है, ग्लूकोज स्टोर हो रहा है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। तो अब वो ग्लाइकोजन धीरे धीरे उसको प्रोड्यूस करे, मतलब वो ग्लूकोज धीरे धीरे ब्रेक डाउन, अचानक से बहुत सारा ग्लूकोज ब्लड में ना आए, उसको रोकता है, ठीक है। तो ये करता है, लोअर करता है ग्लूकोज को प्रोडक्शन इन लीवर, ठीक है, कि लीवर से ग्लूकोज हमारे ब्लड में ज्यादा ना निकले, उसकी प्रोडक्शन को क्या करता है? स्लो करता है। दूसरा, इंप्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी। जो भी हमारी सेल्स है वो इंसुलिन के लिए सेंसिटिव हो चुकी है, ठीक है, वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस शो करती है, उन सेल्स के लिए ये सेंसिटिविटी को बढ़ाता है ताकि वो सेल जो है बॉडी के वो इंसुलिन को अंदर आने दे। और क्योंकि अगर इंसुलिन अंदर आएगा तो ग्लूकोज भी सेल के अंदर जाएगा, और अगर ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है। इट्स फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, और ये पहली ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है टाइप 2 डायबिटीज में। कौन सी? ब्यूगेनाइड्स, जिसको हम बोलते हैं मेटफॉर्मिन। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है सल्फोनोयूरेज। सल्फोनोयूरेज की एग्जांपल है, जिन भी ड्रग्स में ग्ली ग्ली वर्ड आता है, जैसे ग्लिबना ग्लमाइड एंड ग्लिमाप्राइड एंड ग्लिबिजाइड, ओके, बहुत सारे एग्जांपल है। तो जिन भी ड्रग्स में ग्ली ग्ली करके आएगा ना, वो सारे ड्रग्स कौन सी होती है? सल्फोनोयूरेज होती है। ये क्या करती है? इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देती है, पेनक्रियास से ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन को रिलीज कराती है। ये ड्रग्स क्या करेंगी? पेनक्रियास को जो बीटा सेल है उनसे बोलेंगी कि भाई बॉडी में बहुत सारा इंसुलिन बनाना शुरू करो, तो इंसुलिन के सिक्रीशन को बॉडी में बढ़ा देंगी। ये टिश्यू की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं ताकि जो टिश्यू है, जो हमारे सेल है, वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, वो इंसुलिन को अंदर आने दे। फिर है, इस ड्रग में आपको ध्यान रखना है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, उनको अल्कोहल के लिए मना करना है, अवॉइड करना है। और 30 मिनट, जैसे पेशेंट खाना खा रहा है उससे आधे घंटे पहले ड्रग देनी है, ठीक है। सपोज पेशेंट ब्रेकफास्ट कर रहा है तो ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले आपको ये ड्रग्स देनी है। इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप पेशेंट को सल्फोनेलोयूरेज ड्रग देते हो तो उसका आपको बार बार ब्लड शुगर चेक करना है, क्योंकि अचानक से पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, ठीक है। तो आपको उसका ब्लड शुगर भी यहाँ मॉनिटर करना है। फिर ड्रग्स दूसरी है मैग्लिनिटिनाइड्स। मैग्लिनिटिनाइड्स के ड्रग्स कौन कौन से? एग्जाम्पल, रिपाग्लिनाइड एंड नेटाग्लिनाइड। इन सब ड्रग्स के पीछे क्या वर्ड लग रहा है? ग्लिनाइड, ठीक है। जिन भी ड्रग्स में ग्लिनाइड वर्ड लगेगा वो सारे ड्रग्स कौन सी है? मेगाग्लिनाइड्स आती है। ये क्या करती है? ये भी क्या करेगी? पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगी कि वो अधिक से अधिक इंसुलिन का निर्माण करे, ठीक है। फास्ट एक्टिंग देन सल्फोनेलोयूरेज, इसका सिर्फ ये है कि ये अचानक से काम करती है, मतलब सल्फोनेलोयूरेज जो ड्रग्स हमने ऊपर पढ़ी थी उससे जल्दी ये अपना एक्शन दिखाती है। फास्ट एक्टिंग ड्रग है, बट ये जल्दी से अपना काम करेगी, फास्ट हमारी बॉडी में एक्शन करेगी, बट ये हमारी बॉडी में बहुत ही कम टाइम के लिए रहेगी, शॉर्टर इसका ड्यूरेशन रहेगा। और ये हमेशा खाना खाने से पहले पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट दवाई यहाँ पर है थायोजोलोडिनामाइड्स, ठीक है, जिसको हम TZDS बोलते हैं।
ये क्या करती है, रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर। लीवर में ग्लूकोज की प्रोडक्शन को रोकती है, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को रोक देगी। ग्लाइकोनोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है कि जब भी हमारे लिवर से ग्लाइकोगन हार्मोन आएगा तो वो जो लिवर में फैट स्टोर है, जो लिवर में ग्लूकोज स्टोर है, उसको तोड़ेगा और हमारे ब्लड में शुगर को भेज देगा। उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोनोजेनेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो उस प्रोसेस को ये धीरे कर देगा, उसको स्लो डाउन कर देगा। ये टिश्यू की सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा इंसुलिन के लिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी टाइप 2 डायबिटीज के लोग हैं, जो इंडिया है वो नंबर 2 आती है डायबिटीज में। पहली कंट्री कौन सी है, चाइना है, ठीक है। तो इंडिया नंबर 2 पे है डायबिटीज के कंडीशन में, और 90% लोगों को यहाँ पर डायबिटीज होती है क्योंकि जो उनका लाइफ स्टाइल है बहुत ही खराब है। तो टाइप 2 डायबिटीज को हम लाइफ स्टाइल से भी यहाँ पर बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल में जो डाइट है वो हाई फाइबर फूड्स लेने हैं, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, लेग्यूम्स, ये सारा ऐड करना है, ठीक है। इसके अलावा जो अमेरिका है, जो अमेरिकन डाइटिशियन एसोसिएशन है, जो एक बैलेंस डाइट का उन्होंने एक वो बना रखा है, कंसेप्ट बना रखा है कि आपको कि डाइट में मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। उन्होंने रिकमेंड किया इस चीज को लेकर कि जो कैलोरी इंटेक है आपका कम से कम 50 to 60% होना चाहिए, ठीक है। शुड बी ड्राइड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब 50 से लेकर 60% जो कैलोरीज आनी चाहिए वो हमारे कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, और 20 से लेकर 30% जो कैलोरीज है वो हमको फैट से मिलनी चाहिए, और जो रिमेनिंग 10 से लेकर 20% है वो हमको प्रोटीन से मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये किसने बताया रखा है, पूरा अमेरिकन डाइटिशियन एसोसिएशन ने बता रखा है पूरा, जो हमारा कैलोरी इंटेक कितना कितना होना चाहिए और कौन कौन से फूड हमें कितने कितने अमाउंट में लेने चाहिए। कभी भी अपनी जो मील्स होती है वो स्किप नहीं करनी, खासकर ब्रेकफास्ट हमें स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है वो क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ओके। तो कभी भी अपनी मील्स वगैरह स्किप नहीं करनी है। रेगुलर इंटरवल्स पे पेशेंट को, यहाँ पर डायबिटीज वाले पेशेंट को खासकर मील्स स्किप नहीं करानी है, क्योंकि अगर मील्स स्किप करा दिया तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी। अल्कोहल कंजप्शन जो है उसको रोक देना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर डायबिटीज वाला पेशेंट है ऊपर से वो अल्कोहल ले रहा है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और ऊपर से वो क्या कर रहा है, एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहा है, ठीक है, तो जिससे पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में जा सकता है। तो पेशेंट को अल्कोहल से रोकना है। कोलेस्ट्रॉल फैट इंटेक शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड, कोलेस्ट्रॉल कम से कम फैट वाले सब्सटेंस अपनी डाइट में कम से कम इंक्लूड करना है। फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, वेट रिडक्शन में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन भी बढ़ेगा। तो टाइप 2 डायबिटीज लोगों को रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करनी होती है, ठीक है। उन्हें ध्यान रखना है कि उनको बिल्कुल हैवी एक्सरसाइज नहीं करानी है, नहीं तो वो हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाएंगे। डेली आप फास्ट जो वॉकिंग है, हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज है वो स्टाइल कर सकते हो। अपनी लाइफ स्टाइल को यहाँ पर चेंज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। ऑलवेज कीप स्नैक्स और स्वीट्स विद, अच्छा, जो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया जा सकते हैं, ठीक है, उनको अपने पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी ड्रिंक्स रखनी चाहिए जो आप पी सकते हो। सपोज अचानक से आपको चक्कर आ रहा है या फिर कुछ हो रहा है, ब्लड शुगर नीचे जा रहा है, तो कोई टॉफी या फिर कोई चॉकलेट या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक आई मीन टू से आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली, ओके, जो मतलब रियल फ्रूट से बनी हो कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, वैसे वाली ऑरेंज जूस वगैरह आप रख सकते हो, ताकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन ना हो। और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जो बहुत अधिक स्ट्रेस लेते हैं उन्हें डायबिटीज सेकंड होने का खतरा है। और रेगुलर बेस पे पेशेंट का ब्लड शुगर को चेक करना है, और रेगुलरली उसको अपने एनुअली, उसको हर एक पर्सन को एनुअली अपना पूरा बॉडी का जो है वो चेकअप मतलब करना बहुत जरूरी है। तो ये थे यहाँ पर कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।